नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 अगस्त 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की न्यूज डिस्कस करूंगा। 4 एडिटोरियल की न्यूज़ हैं आज। कौन कौन सी। मोदी जी और जी जिनपिंग के बीच में क्या बातचीत हुई, इसको लेके एक आर्टिकल है। क्या कार्लोस अल्कराज अपने यूएस ओपन के टाइटल को डिफेंड कर पाएगा। यूएस ओपन एक हार्ड कोर्ट है और हार्ड कोर्ट में टाइटल डिफेंड करना मुश्किल होता है। 2008 में रॉजर फेडरर ने ऐसा किया है, लेकिन बाकियों के लिए मुश्किल हो जाता है, फिर चाहे वो नोवाक जोकोविच हो चाहे वो राफेल नदाल हो। तो यहाँ पे कार्लोस अल्कराज कर पाएंगे क्या, इसको लेके एक आर्टिकल है। अलग अलग कंट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे, स्पेस के मिशंस में अलग अलग कंट्रीज क्या कर रही हैं। स्पेस को लेके बड़ी सारी बातचीतें अभी के लिए हो रही हैं, होंगी भी। भाई चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, आदित्य L1 मिशन जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। उसके साथ साथ हिमालयन ब्लंडर, देखिए चार धाम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो रोडों को चौड़ा करके डीएलपीएस अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। डीएलपीएस मतलब डबल लेनिंग विद अ पेव्ड शोल्डर। तो इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट में जो सड़कें लेके आ रहे हो, वो किस हिसाब से हिमालयस को रेवेज कर रही हैं, इसको लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों करंट अफेयर्स एनालिसिस के अंदर पीआईएल स्टोक्स डिबेट्स ऑन इनमेट्स राइट्स टू कंजुगल राइट्स। अब देखिए क्या है, किसी को पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्रिमिनल, उसके ऊपर ऑफेंस लगा, उसके ऊपर मिलॉर्ड मिलॉर्ड हुआ, जेल की सजा। अब शादीशुदा इंडिविजुअल है, तो क्या उसके पास कॉन्जुगल राइट्स हैं। अब देखिए कॉन्जुगल राइट्स की परिभाषा में क्या क्या आता है। ऑब्वियस सी बात है, एक मैरिड मैन और वुमेन आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, तो वो उनके कॉन्जुगल राइट्स के अंदर आता है। राइट ऑफ प्रोक्रिएशन, बच्चा पैदा करना, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, ये भी कॉन्जुगल राइट्स के अंदर आता है। तो अभी पीआईएल फाइल हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में कि क्या कॉन्जुगल राइट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बोलना है और हाई कोर्ट्स का क्या बोलना है, इस रेस्पेक्ट में इस आर्टिकल को देखेंगे। उसके आगे द स्टेट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज, इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप किस प्रकार से चल रही है, कैसे अलॉटमेंट हो रहा है, इसके लेके एक आर्टिकल है। एप्पल की राइट टू रिपेयर मूवमेंट के रिस्पेक्ट में क्या रिस्पॉन्स है, इसको लेके एक आर्टिकल है। ट्रांसपोर्ट फीट रिक्वायरमेंट में एक मिड साइज का ट्रांसपोर्ट कैरियर व्हीकल इस समय पे इंडियन एयरफोर्स ढूंढ रही है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। गवर्नमेंट ने बासमती राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया, खासकर उस बासमती राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर जो कि $1200 पर टन की कम की कीमत पे एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या है, नॉन बासमती ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा हुआ है। तो क्या होता है कि बासमती राइस डिक्लेयर करके नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसको कम रेट पे डिक्लेयर किया जाता है। तो भाई वो बासमती राइस जो कि $1200 पर टन से कम में एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कमिटी इंक्वायरी करेगी, फिर ही उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के नियम कानून है, अपोडा का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ टॉप सॉइल इन लूनर साउथ पोल को यहाँ पे स्टडी करना शुरू कर दिया चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने। ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रज्ञान के साथ साथ अब सोलर विंड की एनालिसिस के लिए वीएसएससी की एक लैब शुरू हो गई, इसका नाम है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्योंकि सोलर विंड को स्टडी करने के लिए हमारा आदित्य L1 मिशन जा रहा है, उसमें एक पापा करके एनालाइजर लगा हुआ, जिसको आप बोलते हो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इसके साथ और 6 साइंटिफिक पेलोड्स हैं। तो ये सब क्या करेंगे, इसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात करेंगे। और उसके साथ साथ बस इतना ही आज। तो इन सारी न्यूज़ को एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूं। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफी मेहनत से दोस्तों एक मेंटरशिप कोर्स मैंने आपके लिए बना रखा है, अगर आप चाहें तो इस मेंटरशिप कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। वीडियोस उसमें अपलोड होती हैं, पिछले 1-2 दिन में थोड़ी सी स्लो हुई हैं, लेकिन आज से मैं इंश्योर करूंगा कि वीडियो तेजी से अपडेट हो। विनी सर की वीडियोस भी आएंगी, मेरी वीडियोस भी आएंगी, और बहुत समय से जो एथिक्स की वीडियोस अपलोड नहीं हो रही हैं, वो भी अब इस पर्टिकुलर कोर्स में अपलोड होंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर्षित द्विवेदी वीडियो सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे। और इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, www.harshitdivedi.com पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड से, iOS से, वहां पे भी आपको पर्टिकुलर पीडीएफ मिल जाएगी, और वहां पे आपको मेंटरशिप कोर्स भी मिल जाएगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए, मोदी और जी जिनपिंग जी की यहाँ पे मुलाकात हुई। कहां पे मुलाकात हुई, तो भाई ब्रिक्स की समिट हो रही है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। तो वहां पे मिले हैं नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज जी जिनपिंग, और बातचीत हुई है। देखिए, देखा जाए दोस्तों तो जब से स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है 2020 में, उसके बाद से 2 ही मीटिंग हुई है, किसकी किसकी, जी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी के बीच में। एक तो अभी जो जोहान्सबर्ग में हुई है, और इससे पहले हुई थी G20 समिट बाली नवंबर 2022 में। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इन मीटिंग्स के कोई आउटकम डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा रिलीज नहीं किए गए हैं, बहुत इनफॉर्मल तरीके से ये मीटिंग हुई है, प्लीजेंट्रीज यहां पे एक्सचेंज की गई हैं। अब बाली नवंबर 2022 में जो G20 में मीटिंग हुई थी दोनों लीडर्स के बीच में, 8 महीने बाद इंडिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, ओवरऑल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्राइसिस को लेकर पीएम मोदी साहब ने यहां पे बात छेड़ी थी।
अब जी जिनपिंग के साथ मीटिंग में जोहानसबर्ग में बात छेड़ी गई कि नहीं छेड़ी गई अभी के लिए ओपन अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन विनय केवातर साहब ने बोला है कि इंडिया डेफिनेटली चाइना को प्रेशराइज कर रहा है कि स्टेटस को रिस्टोर करिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। जो कि देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लेके इंडिया के अंदर अपोजिशन रूलिंग पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स को इस समय कोई रूलिंग सरकार प्रॉपर तरीके से टैकल नहीं कर पा रही, इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम की ग्रेविटी समझना बहुत मुश्किल होता है। चाइना के साथ एक एक कदम फूंक के रखना पड़ेगा, और भारत सरकार बहुत कुछ चाइना के एंटी भी कर रही है। चाइनीज एप्स को यहां पे बैन किया गया है, चाइना की जो ट्रेड ओनरशिप है इंडियन कंपनीज की, इसको बहुत हद तक यहां पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो बेसिकली ओवरऑल कुछ इश्यूज हैं। क्या क्या इश्यूज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस प्रकार की मीटिंग्स होती है तो चाइना की तरफ से जो डॉक्यूमेंट रिलीज होता है उसमें यह बोला जाता है कि इंडियन साइड ने रिक्वेस्ट की मीटिंग के लिए। इंडिया बोलता है कि भाई इंडियन साइड ने रिक्वेस्ट नहीं की मीटिंग ने। चाइना वाला साइड एक बहुत ही एक्सपेंसिव डायलॉग चलता है बायलैटरल राइट्स को लेके, लेकिन इंडिया इतना बड़ा एक्सपेंसिव राइट मतलब डायलॉग नहीं चाहता है, कंसोलिडेटेड डायलॉग नहीं चाहता है, इसलिए हम छोटे डायलॉग्स के लिए बातचीत करते हैं। तो खास बात दोस्तों ये है कि इंडिया चाइना के लीडर्स थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे मीटिंग होती है, डिफेंस मिनिस्टर्स के लेवल पे मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे दूसरी ही मीटिंग हुई है 2020 के बाद से। और चाइना ने अनाउंस किया है कि ये मीटिंग इंडिया के इंसिस्टेंस पे हुई, जबकि इंडिया ने साफ साफ बोला है कि चाइना एक बड़ी मीटिंग की बात कर रहा था, हमने एक छोटे लेवल पे मीटिंग की, चूंकि हमारा टारगेट ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पहले सिचुएशन को रिस्टोर करो 2020 के प्री वाले एग्रीमेंट को, फिर आगे बातचीत करेंगे। तो कुल मिला के कुछ बहुत होलिस्टिक यहां बातचीत हुई है जी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में, ऐसा तो कुछ सुनने में आ नहीं रहा। अगला भाई यूएस ओपन। पिछली बार एक मेन सिंगल प्लेयर ने अपने यूएस ओपन टाइटल को डिफेंड किया हो, वो थे रॉजर फेडरर 2008 में। नोवाक जोकोविच, जिसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हार्ड कोर्ट प्लेयर्स बोला जाता है, उसके लिए भी ये टफ है कि वो हार्ड कोर्ट पे अपने टाइटल को डिफेंड कर सकें। कहीं ना कहीं यूएस ओपन को खेलने में और जीतने में नोवाक जोकोविच को भी प्रॉब्लम हुई है। तो ये काफी मुश्किल सरफेस है, ग्रूलिंग नेट नाइट मैचेस होते हैं, एंड ऑफ द सीजन फैटीग होता है यूएस ओपन में। कार्लोस अल्कराज इस पर्टिकुलर ट्रेंड को 2023 में तोड़ पाएगा, ये देखना है। 20 साल के हैं स्पेनियार्ड कार्लो अल्कराज। न्यूयॉर्क में ग्रैंड स्लैम क्राउन उन्होंने पिछले साल जीता था। विंबलडन में उन्होंने जोकोविच को भी हराया था, बट सिंसिनाटी मास्टर्स में वो जोकोविच से हार चुके हैं। तो जोकोविच जो कि 36 साल के हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कार्लोस अल्कराज के लिए, क्योंकि जोकोविच भी यहां पे चाहेगा कि वो फाइनल्स को जीते। क्योंकि देखिए जोकोविच 6 बार यूएस ओपन के फाइनल्स को हार चुका है, एक बार बीच में डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है, समझ गए, और एक बार तो कोविड-19 के चलते उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया गया। वुमेन्स में ईगा स्वितेक के ऊपर एक्सपेक्टेशंस बैठाई जा रही हैं कि हाँ भाई ये ओवरऑल वुमेन्स में इस पर्टिकुलर यूएस ओपन को जीत चुकी हैं, ये पॉलिश वर्ल्ड नंबर 1 है। भले ही ये सेमीफाइनल्स में हार गई थी मॉन्ट्रियल और सिंसिनाटी में, लेकिन 2022 में जो इनका फॉर्म गंदा था वो अभी के लिए थोड़ा ठीक है। एक कोको गॉफ करके भी प्लेयर हैं जो कि यहाँ पे जीत चुकी हैं, 19 साल की अमेरिकन है। तो कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है यूएस ओपन को, वो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिर अगला था इंपॉर्टेंट ऑफ स्टेट्स इन स्पेस मिशन। अब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया, ठीक है। वैसे तो हम चौथे देश हैं, चाइना, सोवियत यूनियन और यूएस के बाद, लेकिन साउथ पोल पे हम पहले देश हैं। तो सबसे खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि ये जो 4 देश हैं, यूएस, सोवियत यूनियन, चाइना और इंडिया, इसमें से 3 लेट इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशन है। अगर डेवलप्ड की बात की जाए तो केवल एक कंट्री डेवलप्ड है, यूएसए। कहीं ना कहीं रशिया आज की डेट में स्ट्रगल कर रहा है, चाइना भी डेवलपिंग मोड में है, इंडिया भी डेवलपिंग मोड में है। तो बेसिकली क्या डेवलप्ड होना या डेवलपिंग होना साइंटिफिक इनोवेशन का प्रूफ है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। फिर यहां पे पर कैपिटा के रिस्पेक्ट में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए जा रहे हैं। अगर आप देखो तो जो यूएसएसआर था 1960s में, यूएस की इकोनॉमी का सिर्फ 50 to 60% था जब उसने लूना 9 को मून की धरती पर लैंड करवाया। तो बेसिकली यूएस की इकोनॉमी का 50 to 60% था यूएसएसआर जब लूना 9 मून के सरफेस पर पहुंचा था। इनफैक्ट जब 1960s में यूएस भी अपने अपोलो प्रोग्राम में सक्सेसफुल हुआ था, तब यूएस को भी क्रिटिसाइज किया गया था कि यार घर पे तुम वेलफेयर प्रोग्राम में खर्चा नहीं कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। चाइना की पर कैपिटा इनकम अगर आप देखो तो 2013 में 22% थी यूएस की पर कैपिटा इनकम पे, लेकिन चाइना ने मून लैंडिंग 2013 में करवा दी थी। 2022 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम यूएस की केवल 10.9% है। वो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इसको परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे देखोगे तो ये थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी हम एब्सोल्यूट फिगर्स में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि रिसोर्सेस का अभाव आपकी साइंटिफिक डेवलपमेंट को रोक नहीं सकता, क्योंकि यहां पे जिन कंट्रीज के पास कम रिसोर्सेज हैं यूएस से, वो भी साइंस एंड टेक के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं।
ये क्या वजह हो सकती है, क्या कॉमन फैक्टर इन कंट्रीज के बीच में कि ये इतनी तेजी से स्पेस फील्ड साइंस टेक में आगे बढ़ रहे हैं? वो है चाइना, इंडिया, यूएस वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस नेशंस में आते हैं, ठीक है ना। रशिया 1970s में टॉप 4 में आता था पॉपुलस नेशंस में। तो चाइना, रशिया, इंडिया, इन्होंने कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक में पोस्ट वॉर और पोस्ट कॉलोनियल एरा में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है अपनी डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री में। साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट में बहुत खास ध्यान दिया है। और इनकी जो करंट सक्सेस है ना, उन्होंने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए थे साइंस एंड डेवलपमेंट में, उसकी वजह से हुए। चाइना की बात करिए तो चाइना ने मोस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल किए हैं 2019 में दुनिया में। जो लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन कंट्री में पाए जाते हैं, वो इस टेस्टामेंट है इस सक्सेस का जो कि इंडिया अचीव कर रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। भले ही हम डेवलप्ड वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं स्पेस वर्ल्ड में हम आगे तो बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इस केस में हम यूएई का भी एग्जांपल दे सकते हैं। यूएई का स्पेस प्रोग्राम भी रिसेंटली सक्सेसफुल बताया गया। खास बात यह कि यूएई में तो ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं, भले ही यूएई पर कैपिटा टर्म्स में बहुत अमीर है, लेकिन केवल 9 मिलियन रेजिडेंट्स है यूएई के अंदर, आबादी उनकी 90 लाख है। 2020 में जापान की मदद के साथ यूएई ने लॉन्च किया था होप प्रोब, जो कि मार्शियन ऑर्बिट में एंट्री मार गया था 2021 में। तो यूएई 5वीं कंट्री बना रशिया, यूएस, चाइना और इंडिया के बाद जो कि मार्स के ऑर्बिट में एंट्री मार के बैठा है। अब यूएई स्पेस एजेंसी तो केवल 2014 में शुरू हुई है। इस कंटेक्स्ट में यूएई को भी आप पीछे नहीं मान सकते। तो बेसिकली यहां पे जील ज्यादा मैटर करती है, केवल आबादी, केवल पैसा यहां पे मैटर नहीं करता है। यूएई के केस में सक्सेस की एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है रोल ऑफ द स्टेट, वहां की सरकार का रोल। 2022 में जो हेड थे एमिरेट्स मार्स मिशन के, ओमान शरीफ साहब, इन्होंने स्ट्रेस किया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिपल हेलिक्स मॉडल। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल मतलब 3 लोग मिलकर, सरकार, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिक्स मिलकर काम करेंगे, साइलोस में काम नहीं करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली एक एक्टिव और कैपेबल स्टेट की तरह यूएई ने काम किया, स्टैब्लिश किए फ्रेमवर्क्स को, प्रोसीजर्स का, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम किया, रिसोर्स लाइक स्किल्ड वर्कर्स को रिक्रूट किया और उसके बेसिस पे स्पेस में आगे बढ़े। तो यहां पे बेसिकली यही बताया जा रहा है कि चाहे आप डेवलप्ड हो, चाहे आप डेवलपिंग हो, ठीक है ना, चाहे आप बेसिकली न्यू कमर ही क्यों ना हो जैसे कि यूएई हो, उसके बावजूद भी आप बहुत हद तक पोटेंशियल रखते हो स्पेस के फील्ड में आगे बढ़ने का। आप कहीं से भी डिसएडवांटेज नहीं हो अगर आपके अंदर एक विल है तो। एक क्वेश्चन ऑफन यहां पे ये भी उठाया जाता है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है जिनमें पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, क्या वो अफोर्ड कर सकती हैं कि वो लॉन्गर टर्म में अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को इस प्रकार के स्पेस प्रोग्राम में खर्च करें? जैसे इस बार जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ ना, तो इंडिया के अंदर एक लॉट ऐसा भी था जो क्रिटिसाइज कर रहा था चंद्रयान की 3 की सक्सेस को। वो बोल रहे थे कि क्या मतलब है इंडिया का चंद्रयान 3 में इतना पैसा खर्च करके भेजने का, इससे बेटर तो ये है कि हम ओवरऑल इस बात पे ध्यान दें कि हम अपने गरीबों का सोशल वेलफेयर कैसा करें। तो ऐसा भी बहुत से लोग यहां पे बोल रहे हैं। इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट्री है समर ऑफ सोल, यहां पे अफ्रीकन अमेरिकन पार्टिसिपेंट्स ने एक म्यूजिक फेस्टिवल में 1969 में पार्टिसिपेट किया हार्लेम न्यूयॉर्क में, और वहां पे नील आर्मस्ट्रांग ने जो हिस्टोरिक लैंडिंग की थी ना मून की सरफेस पे, उसको अपेस किया। उन्होंने बोला कि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, रेसिज्म को कम करो, लोगों के वेलफेयर मेजर्स को में ध्यान दो, ये क्यों अपोलो प्रोग्राम्स में आप पैसा खर्च कर रहे हो। तो यूएस में भी इस बात को क्रिटिसाइज किया जा रहा था 1969 में, अर्ली 1970s। समझ बात हो? तो क्या इंडिया के अंदर इसरो चंद्रयान 3 में पैसा खत्म कर रहा है, आदित्य L1 मिशन में पैसा खत्म कर रहा है? क्या ये वैलिड स्टेप्स हैं? क्या यहाँ पे सोशल वेलफेयर में पैसा लगाना ज्यादा जरूरी है? तो इस प्रकार के थॉट प्रोसेस को शेयर करने वाले भी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों एक बात तो तय है कि ह्यूमन प्रोग्रेस के साथ और इसरो की जो एबिलिटी है टू लॉन्च सैटेलाइट्स एट रिलेटिवली लो कॉस्ट, ये लॉन्ग टर्म में इंडिया को बेनिफिट ही पहुंचाएगी। केवल साइंस एंड टेक के फील्ड में नहीं, कल की डेट में बिजनेस प्लेयर्स और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए हम लॉन्चेस करके ठीक ठाक क्वांटम में पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे स्टेट का रोल देखने की जरूरत है, सरकारों का रोल देखने की जरूरत है, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी रोल देखने की जरूरत है। इसरो की ये साइंस एंड टेक की प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म में इंडिया को बहुत बेनिफिट कराएगी, क्योंकि इस साइंस एंड टेक की प्रोग्रेस को एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करके फ्यूचर में पोटेंशियली हम बहुत सारे पैसे यहां पे कमा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को साइंस एंड टेक में इन्वॉल्व करने के साथ साथ इस पर्टिकुलर स्पेस प्रोग्राम्स को मार्केट के साथ भी जोड़ने की जरूरत है, जो कि जब इस प्रकार के स्पेस प्रोग्राम्स को आप मार्केट के साथ जोड़ोगे तो लॉन्ग टर्म में जो भी कॉमर्शियल कैपेबिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज इससे उठती हैं, उसको कहीं ना कहीं आप कैपिटलाइज करके पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है भाई। फिर अगला आर्टिकल, हिमालयन ब्लेंडर्स दैट आर रेवेजिंग द हिमालयस। बेसिकली यहाँ पे 4 धाम प्रोजेक्ट की बात हो रही है। देखिए, हिमालयस की ब्यूटी और मैग्निफिकेंस के बारे में सबने सुना है। संस्कृत पोएट ने लिखा भी था, इन अ 1000 एजेस ऑफ द गॉड्स आई कुड नॉट टेल यू और द ग्लोरीज ऑफ द हिमालयस। तो बेसिकली हिमालय की यहां पे दबा के तारीफ
की जा रही है। और हिमालयस देखो तो कभी कभी आप इतने खुश हो जाते हो कि भाई आपके अंदर का पोएट बाहर आने लगता है, लेकिन इसी पर्टिकुलर हिमालय में स्टेडी इन्वायरमेंटल डेप्रेडेशन चल रहा है। बहुत सारे रिपीटेड ट्रेजिस, ब्रिज का टूट जाना, रोड पे लैंडस्लाइड होना, बिल्डिंग्स का गिर जाना, नदियां का इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा के ले जाना हिल स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में। ये एक फ्लॉड डेवलपमेंटल पैराडिग्म को यहाँ पे दिखाता है। चमोली के अंदर ब्लॉक्ड रोड्स लैंडस्लाइड्स के बाद, जोशीमठ की सिंकिंग की खबर उत्तराखंड के अंदर, चंबा की रोड में केविंग हो जाना, चार धाम रूट्स के अलोंग एक्सीडेंट होना लैंडस्लाइड्स के चलते, इस प्रकार की न्यूज हमें मिलने लगती है। तो देवभूमि, जिसको आप लैंड ऑफ द गॉड बोलते हो, वहां पे अगर इस प्रकार की न्यूज़ेस निकल के आ रही हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना, कुछ ना कुछ तो इश्यूज इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। अब इस रिस्पेक्ट में जिस प्रोजेक्ट की यहाँ पे बुराई कर रहे हैं मल्लिका भनोत जी और राजेंद्रन साहब, सीपी राजेंद्रन साहब, वो है चारधाम महामार्ग विकास परियोजना। 2016 में चारधाम महामार्ग विकास परियोजना एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, 900 किलोमीटर रोड वाइडनिंग का। यहां पे रोड वाइडनिंग को करके डीएलपीएस स्टैंडर्ड की तरफ लेके जा रहे थे, डबल लेनिंग विद पेव्ड शोल्डर। तो बेसिकली 12 मीटर की इसकी ब्रेड्थ होती है, ओके, और गढ़वाल रीजन में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा था, और एक शॉर्ट स्ट्रेच कुमाऊं उत्तराखंड में भी इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा था। अब इस प्रोजेक्ट के चलते लैक्स ऑफ ट्रीज काटे गए, एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया गया, ह्यूमन और एनिमल लाइफ पे इंपैक्ट आया, फ्रेजाइल हिमालयस की जो फर्टाइल टॉप सॉइल की लेयर है वो यहाँ पे अफेक्ट हुई, टन्स ऑफ मक यहाँ पे जनरेट हुआ, वो वेस्ट आपका पेरेनियल वाटर रिसोर्सेज में गया, वाटर रिसोर्सेज को उसने गंदा किया। अब सबसे खास बात दोस्तों ये कि लॉ के हिसाब से अगर 100 किलोमीटर से ज्यादा के स्ट्रेच पे आपको कोई प्रोजेक्ट लेके आना तो आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए। जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स होते हैं टूरिज्म के और प्लान्स दैट आर द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन एजेंडाज आर टाइम बाउंड। टूरिज्म प्रोजेक्ट्स आपको टाइम बाउंड मैनर में पूरे करने, इलेक्शन एजेंडा के बेस पे मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई प्रोजेक्ट अनाउंस किया तो उसको पूरा करना ही पड़ेगा अगले इलेक्शन से पहले। अब इस पर्टिकुलर केस में चारधाम प्रोजेक्ट को 53 स्मॉल प्रोजेक्ट्स में तोड़ दिया गया। हर 53 स्मॉल प्रोजेक्ट 100 किलोमीटर से कम था। तो अगर आपको 100 किलोमीटर के ज्यादा के स्ट्रेच में इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है तो आपको इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से जोनिंग की इन्वायरमेंटल स्टडीज करवानी पड़ेंगी। तो चारधाम प्रोजेक्ट जो कि 900 किलोमीटर का था, इसको 53 छोटे छोटे प्रोजेक्ट में तोड़ दिया गया। तो हर छोटे छोटे प्रोजेक्ट में जो रोड कवर हो रही थी उसका क्वांटम 100 किलोमीटर से कम था। तो मतलब यहां पे सरकार ने एक तरीका इजाद किया जिस तरीके से एक बड़े 900 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को, जिसमें इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और बाकी जोनिंग स्टडीज कंडक्ट करवाना मैंडेटरी था, उसको 53 छोटे प्रोडक्ट्स में बांट के इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के रेगुलेशंस को स्किप किया गया। इसके चलते चंबा, अग्रखाल, मलेथा, शिवपुरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अगस्त्यमुनि, कर्णप्रयाग, कुंड, उत्तराखंड में जो लश ग्रीन फॉरेस्ट थे ना, इनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया। रैपेशियस नेचर था चार धाम महामार्ग विकास परियोजना का। केवल एक प्रिस्टीन पैच यहां पे बचा हुआ है, भगीरथी इको सेंसिटिव जोन। भगीरथी इको सेंसिटिव जोन इज द ओनली नेचुरल फ्री फ्लो दैट इज लेफ्ट इन द गंगा रिवर बेसिन। इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया था दिसंबर 2012 में, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसको प्रोटेक्ट किया गया। अब ये भी यहां पे खतरे में आ गया है। ये जो स्ट्रेच है आपका भगीरथी इको सेंसिटिव जोन का, ये स्ट्रेच अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर का है, इसलिए चारधाम महामार्ग विकास परियोजना प्रोजेक्ट इसको नहीं छू सकती। इसके लिए एक अप्रूव्ड जोनल मास्टर प्लान होना चाहिए, एक डिटेल्ड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी के लिए नहीं किया गया है। बीईएसजेड की जो मॉनिटरिंग कमेटी है, इसका अप्रूवल मांगा गया था स्टेट ऑफिशियल्स पे, बातचीत यहां पे चालू है। वैसे मैं बता दूं बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारे एनजीओ, इन्वायरमेंटल एनजीओ इस डीएलपीएस और बीईएसजेड को जो खतरा है इसको लेकर लगातार एनजीटी सुप्रीम कोर्ट में जाते रहते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो, कुछ प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि जब आप हिल को, रोड्स को वाइडन कर रहे हो तो उनको डीएलपीएस अलाइनमेंट में ले जाने की क्या जरूरत है। इस डीएलपीएस के अलाइनमेंट को ले जाके सरकार अपने खुद के लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील 10,930/2018 में, जिसमें बेंच को लीड कर रहे थे जस्टिस आर नरीमन, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को बोला भी था कि भाई जो तुम्हारा नोटिफिकेशन है सितंबर 2020 का, उसको पर्सपेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट करो। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप इतना ब्लैटेंट कंस्ट्रक्शन चारधाम वाले इलाके में नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले खुद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से बोला कि जो तुमने खुद अपना नियम कानून बनाया उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करो। वहां पे हिल स्लोप्स का डीप स्टिपुलेशन, रोड अलाइनमेंट की वजह से जो डैमेजिंग इफेक्ट्स हो रहे हैं, स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंच रहे हैं, सबको रोकना है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसको डीवाई चंद्रचूड़ साहब लीड कर रहे थे, उसने क्लीन चिट दे दी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को। एक क्वेश्चन ये भी उठाया जा रहा है कि चलो मान लो अगर आपको रोड वाइडनिंग करनी है
तो जो बॉर्डर के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके में 2 लेन 7 मीटर विड्थ की इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को रखा गया है। अब बॉर्डर के इलाके से 80 किलोमीटर दूर आपने डीएलपीएस को क्यों रखा? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी ना चार धाम प्रोजेक्ट को लेके, तो एक बड़ी बहस ये चलाई गई, नैरेटिव ये पेश किया गया कि भाई हम तो इस चार धाम प्रोजेक्ट के थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उससे अपने सोल्जर्स को बॉर्डर इलाके में पहुंचा सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन जब बॉर्डर इलाके में 2 लेन 7 मीटर की रोड इनफ मानी गई है, तो बॉर्डर इलाकों से 80 किलोमीटर दूर डीएलपीएस स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करने की क्या जरूरत है? तो ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं। सरकार का लॉजिक यह है कि चारधाम महामार्ग विकास परियोजना फास्टर मूवमेंट ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए लेके आया गया। कहीं ना कहीं हमारे जो आप कह लो धाम प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ हमारे बॉर्डर इलाकों में फोर्सेस को पहचानने के लिए। लेकिन बॉर्डर इलाकों में जो रोड्स की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट और एक्सपेंसिव रिक्वायरमेंट्स बॉर्डर से 80 किलोमीटर दूर रखने की क्या जरूरत है? फिर यहाँ पे BESZ की बात की जा रही है कि यहाँ पे बहुत सारे डिजास्टर्स देखे गए हैं ऐसे सेंसिटिव रीजन्स के लिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और इन्फॉरेस्टेशन ने पॉइंट आउट भी किया है कि भाई वन साइड फिट अप्रोच की इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पे नहीं दी जा सकती है। अलग अलग इलाकों में जो इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स है, जो कंप्लायंसेस हैं, वो अलग अलग हैं। तो हमें रीजन वाइज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को डेजिग्नेट करके उनमें डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, ना कि बिना दिमाग से कहीं पे भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। फिर ओवरऑल बड़े स्केल पे जब चार धाम प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो वहां पे वैक्यूलर मूवमेंट बढ़ता है, उसके चलते फॉरेस्ट फायर बढ़ती है, ब्लैक कार्बन डिपॉजिट्स ग्लेशियर्स के ऊपर बढ़ते हैं, जिससे जो ग्लेशियल मेल्टिंग होती है वो और तेजी से आगे बढ़ती है। जो ब्लैक कार्बन है वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो अगर ब्लैक कार्बन हाई हिमालय में बढ़ेगा तो इससे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग तेज होगी। तो इसमें ये जो 12 मीटर वाइड डीएलपीएस वाला रोड का कॉन्फ़िगरेशन है ये ओवरऑल इकोलॉजी को और गर्त की तरफ लेके जाएगा। ये सब बातें यहाँ पे बताई जाती है। ठीक है भाई, आई होप चीजें आपको समझ में आई हो। मेंटरशिप प्रोग्राम दोस्तों अगर आप चाहो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो, आपके लिए बना रखा है काफी मेहनत से, वीडियोस को बहुत डिटेल में वहां पे कवर किया गया। फिर अगला, PIL स्टोक्स डिबेट्स ऑन इनमेट राइट्स टू कंजुगल राइट्स। अब क्या प्रिजन इनमेट्स के पास कंजुगल राइट्स हैं? क्या कंजुगल राइट्स फंडामेंटल राइट्स में क्लियर होंगे? क्या प्रिजन इनमेट्स के स्पाउसेस इनको विजिट कर सकते हैं? तो देखिए क्या है, एक एडवोकेट ने प्लिया फाइल की है यहाँ पे। ओके, तो प्लिया हैज बीन फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार को ये बोला है कि भाई आप 6 हफ्ते में अपने व्यूज को इस बात पे लेके शेयर करिए। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे देश के बहुत से कोर्ट में कंजुगल राइट्स ऑफ प्रिजनर्स को लेके यहाँ पे बहस जारी है कि क्या आप इनमेट्स को प्राइवेट मूवमेंट दे सकते हो अपने पार्टनर्स के साथ। कंजुगल राइट्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जो मैरिज के अंदर हस्बैंड वाइफ है दे कैन हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एंड दे हैव अ राइट टू प्रोक्रिएशन, बच्चे पैदा करने का उनको यहाँ पे राइट है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में दिल्ली हाईकोर्ट में मैटर पहुंचा है कि हाँ भाई कंजुगल राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए, फिर चाहे वो राइट टू प्रोक्रिएशन हो, फिर चाहे वो राइट टू सेक्सुअल रिलेशन हो, ये हक मिलना चाहिए। अब अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में जो प्रिजन्स होते हैं वहां पे कंजुगल राइट्स, जो वाइफ्स होती हैं या हस्बैंड्स होती हैं, वो विजिट कर सकती हैं और उनको प्रॉपर प्राइवेट टाइम, एक प्राइवेट रूम भी प्रोवाइड किया जाता है कुछ समय के लिए। प्रिजन ब्रेक जैसी सीरीज में आपने ये चीज देखी होगी। इंडिया के अंदर ये चीज अभी तक के लिए लागू नहीं है। बहुत से लोगों का, जैसे कि एडवोकेट और आप कह लो सोशल एक्टिविस्ट हैं साहनी साहब, इनका क्या बोलना है कि भाई बहुत से रिसर्चर्स से ये पता चला है कि अगर आप कंजुगल राइट्स प्रोवाइड करते हो प्रिजनर्स को तो प्रिजनर्स के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, प्रिजनर के अंदर जो प्रिजन फाइट्स हैं वो बढ़ती हैं, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिस्ट्रेस हो जाता है, तो फाइटिंग इंसिडेंट्स भी प्रिजन के अंदर घट जाते हैं। बढ़ते नहीं मतलब घट जाते हैं, तो स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करते हैं। और जो प्रिजन राइट्स हैं, मतलब जो ओवरऑल एक इंडिविजुअल के जो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो वाली बात है। अच्छा, यहां पे एक और बात बोली जा रही है कि भाई अगर एक प्रिजनर जेल में बंद हुआ है तो कॉन्जुगल रिलेशन स्थापित करने की अगर आप परमिशन देते हो तो आप केवल उनके राइट्स को ही नहीं, प्रिजनर्स के राइट को ही नहीं, प्रिजनर के जो स्पाउसेस है ना उनके राइट्स को भी अपहोल्ड करो, ये भी यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 15 सितंबर को पिछले साल 2022 में लुधियाना सेंट्रल जेल ने इंट्रोड्यूस किया था परिवार मुलाकात, फैमिली विजिट प्रोग्राम। इस इनिशिएटिव के अंदर इनमेट्स को अलाउ किया गया कि वो अपने लव्ड वंस के साथ मीट कर सकें प्रिजन प्रीमाइसेस के अंदर। इस साल जुलाई में जो मद्रास हाई कोर्ट है इसने रिक्वेस्ट किया राज्य की सरकार को टू कंसीडर अलाउइंग प्रिजनर्स टू हैव कंजुगल रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट की बात कर लीजिए, लुधियाना सेंट्रल जेल की बात कर लीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर लीजिए, हर जगह पे
यहाँ पे बातचीत हो रही है कि हाँ भाई कॉन्जुगल राइट्स एक्सरसाइज करने का मौका मिलना चाहिए, खासकर जब आप बात करते हो राइट टू प्रोक्रिएशन की। देखिए 2018 में मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि कॉन्जुगल राइट्स ऑफ द स्पाउसेस ऑफ प्रिजनर्स, ये प्रिजनर्स के राइट के अंदर भी आता है। 2014 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी एक कपल को, जो कि ओवरऑल उस जेल में बंद था एक पार्टनर, उनको सेक्सुअली रिलेशनशिप्स में एंगेज करने की परमिशन दी ताकि वो बच्चा पैदा कर सके। जुलाई 2019 में जो डायरेक्टर जनरल है प्रिजन्स के दिल्ली में, इन्होंने बोला कि देखिए भाई, राइट ऑफ टू प्रोक्रिएशन इज डिजायरेबल हाउएवर नॉट प्रैक्टिकेबल इन द प्रेजेंट प्रेजेंट सिनेरियो। ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रिजनर्स बंद है जेल के अंदर, उनके पास कॉन्जुगल राइट्स होने चाहिए और ये डिजायरेबल भी हैं, बट प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि प्रिजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जो अभी इनमेट्स वहां पे प्रेजेंट है, उनको रहना खाना पिलाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें फिर तुम ये बोलो कि नहीं भाई उनको कॉन्जुगल राइट्स प्रोवाइड किया जाए, तो इतना पर्सनल स्पेस वहां पे कैसे बनाया जाएगा। हालांकि कॉन्जुगल राइट्स को मेंटेन करने के लिए प्रिजनर्स को अक्सर कर पैरोल पे, फरलॉ पे और इंटरिम बेल पे छोड़ा जाता है, तो इसके थ्रू कंजुगल राइट्स को मेंटेन किया जा सकता है। तो जितनी भी अथॉरिटीज या हाई कोर्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कंजुगल राइट्स के फेवर में है। प्रॉब्लम है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो या तो आप ओवरऑल वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करिए जिससे जेल के प्रेमाइसेस के अंदर कंजुगल राइट्स को मेंटेन किया जा सके, या फिर समय समय पे पैरोल, फॉरलो और इंटरिम बेस को उनको छोड़ना चाहिए। देखिए जो लोग सीरियस क्राइम की सजा काट रहे हैं, मर्डर हो गया, ऐसे क्रिमिनल्स को जल्दी फरलो, पैरोल या इंटरिम बेल पे नहीं छोड़ा जा सकता, तो उस केस में कंजुगल राइट्स उनके लिए थोड़े डिजायरेबल हो जाते हैं। अगला, द स्टेट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज। भैया पिछले कुछ सालों में अगर बात की जाए तो सेंटर ने 2 एजुकेशनल स्कीम को डिसकंटिन्यू किया है रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए। एक के स्कीम को कम किया है, और जो एक्सपेंडिचर है मल्टीपल प्रोग्राम्स के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, इसको कट डाउन किया। इंडिया में 30 करोड़ पीपल पाए जाते हैं। ओके, 20% इंडिया की आबादी रिलीजियस माइनॉरिटीज की है, जिसमें सबसे ज्यादा है मुस्लिम्स। 6 रिलीजन्स को नोटिफाई किया है अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, जिसमें से मुस्लिम्स सबसे बड़े माइनॉरिटी ग्रुप है। ये चैलेंजेस फेस करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। इनका जो पार्टिसिपेशन है सैलरीड जॉब्स में वो काफी कम है। बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज्ड हैं। इस इनफॉर्मल सेक्टर में इनको कम तनख्वाहें मिलती हैं, इनका सोशल सिक्योरिटी कमजोर है, पुअर वर्किंग कंडीशन है। जस्टिस राजेंद्र सचार कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था यूपीए सरकार के द्वारा टू लुक इनटू सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टैंडिंग ऑफ द मुस्लिम्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव 400 पन्नों की रिपोर्ट टेबल की गई पार्लियामेंट में 2006 में। सचार कमेटी ने कंक्लूड किया कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसको नेग्लेक्ट किया गया है इन ऑलमोस्ट ऑल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप मुस्लिम्स की बात करो तो मुस्लिम्स का जो सोशल स्टेटस है ना, वो SC ST से ऊपर आता है, लेकिन हिंदू OBC से नीचे आता है। समझ के बात को। मनमोहन सिंह सरकार, जो यूपीए की सरकार थी, उसने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाने की जो डिमांड थी, इसको 2006 में मान लिया था। इस मिनिस्ट्री का काम था to ensure a more focused approach on issues affecting the notified minorities, especially the economic empowerment, infrastructure development and special needs. अब वेलफेयर स्कीम्स क्या है? अगर आप पिछले 20 सालों की बात करो तो केंद्र की सरकार लगभग 10 वेलफेयर स्कीम्स को यहां पे लागू कर चुकी है टू प्रोवाइड एजुकेशनल एम्पावरमेंट टू रिलीजियस माइनॉरिटीज। एक है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ये पहली सेंटर सेक्टर की स्कीम थी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा लागू किया गया था। इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप को पहले अवार्ड किया गया था माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को जो कक्षा 1 से 10 के थे। इनको पैसे दिए जाते थे 1000 से लेकर 10,700 बीच में, 700 के बीच में हर सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए। इस स्कीम को अभी के लिए कक्षा 1 से 8 के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया। केवल कक्षा 9 और 10 के लिए ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम भी थी जो कक्षा 11 से लेकर PhD तक के बच्चों के लिए थी। यहाँ पे 2,300 से रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी गई। इस पर्टिकुलर स्कीम के फंड्स को इस साल 15 करोड़ से बढ़ा के 1,065 करोड़ कर दिया गया है। तो ठीक है भाई, ओवरऑल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में ठीक ठाक आप पैसा अलॉटमेंट किया गया, हायर एजुकेशन को सपोर्ट करता है। फिर मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम, ये प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज को टारगेट करती है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स 85 इंस्टीट्यूट्स के इस स्कीम के अंदर अपनी कोर्स फीस को रीइंबर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। और जहां पे फुल रिइंबर्समेंट नहीं है वहां पे 20,000 रुपए तक का रिइंबर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन 2023-24 में इस पर्टिकुलर स्कीम को पैसा बहुत कम एलोकेट किया गया, केवल 44 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। पिछले साल 365 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। तो एक तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम हो गई, एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम हो गई, एक मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम हो गई। एक और स्कॉलरशिप स्कीम है सेंट्रल सेक्टर में मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। ये स्कीम प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस 5 साल के लिए रिसर्च स्कॉलर के लिए जो MPhil और PhD कर रहे हैं उन इंस्टीट्यूशन से जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है UGC के द्वारा। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो जूनियर रिसर्च फेलोज हैं उनको 31,000 रुपए का ग्रांट दिया जाता है प्रति महीने पहले 2 सालों के लिए, और उसके बाद
बाकी टेन्योर के लिए 35,000 रुपए प्रति महीने का ग्रांट दिया जाता है। MANF ने 6,700 कैंडिडेट्स को 2014-15 और 2021-22 के बीच में मदद की है। 738.85 करोड़ का खर्चा हुआ 2022 में, आप देखो तो इसको कैंसिल कर दिया गया था। पढ़ो प्रदेश स्कीम को लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड। यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन लोन के ऊपर उन स्टूडेंट्स को जो कि ओवरसीज जाके पढ़ाई कर रहे हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इस स्कीम को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2022-23 से। इस स्कीम ने भी 20,365 बेनिफिशरीज दिए थे 2006 से लेकर अब तक। तो पढ़ो प्रदेश स्कीम यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो चुकी है। MANF स्कीम यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो चुकी है। हालांकि ये स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है। प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ये जब चल रही है। फिर बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप, ये मेरिटोरियल गर्ल्स के लिए थी ताकि वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकें। इसको प्रोवाइड किया जाता था मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा। इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में 0 एलोकेशन किया गया इस साल। फिर अगला है नया सवेरा स्कीम। नया सवेरा स्कीम का एक सेपरेट प्रोग्राम की तरह लॉन्च हुआ था टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स फॉर इंटरेस्ट टू टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यूनियन बजट 2023-24 में इस स्कीम को 30 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना, द सेंटर स्टेटेड सिंस डिसकंटिन्यूड द स्कीम स्टेटिंग दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट कोचिंग प्रोग्राम। तो कोचिंग प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में ये जो नया सवेरा स्कीम था ये भी यहाँ पे बंद कर दी गई थी। पहले स्कीम के अंदर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोचिंग कल्चर को डिस्करेज किया जा रहा है। फिर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसा एंड माइनॉरिटीज, SPEMM स्कीम, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर एक सब स्कीम आती है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन मदरसा। इसके अंदर मदरसास को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता था ताकि वो मॉडर्न सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश पढ़ा सके। इस स्कीम को 2023-24 में 10 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। इसका एलोकेशन बहुत कम कर दिया गया है। ये एलोकेशन 160 करोड़ था 2022-23 में, अब 90% कम करके एलोकेशन केवल 10 करोड़ रखा गया। जो लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का डाटा है वो ये दिखाता है कि बेनिफिशरीज ऑफ फर्स्ट 6 सेंट्रल स्कीम ड्रॉप्ड बाय अराउंड 7% इन 3 साल। 2019 से लेकर 2022 के बीच में पहली 6 सेंट्रल स्कीम्स का जो एलोकेशन है 7% कम किया गया है। 67.3 लाख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को अवार्ड की गई स्कॉलरशिप्स 2019-20 में। 62.6 लाख ने बेनिफिट किया 2021-22 में। जो MANF और बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है उनका एलोकेशन बहुत कम किया गया। MANF की जो बेनिफिशरीज थे वो आपके 2019-20 में 2580 गर्ल्स थी, 2021-22 में केवल 2061 गर्ल्स हुई हैं। ठीक है ना, 3 सालों में 2021-22 तक जो गर्ल्स को स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल रहा था पिछले 3 सालों में 44% कम हुआ है। तो बेसिकली जितनी भी आपको 6 वेलफेयर स्कीम्स मैंने यहां पे आपको बताई हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम स्कॉलरशिप स्कीम, MANF, पढ़ो प्रदेश स्कीम, बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, इन सब के ऊपर जो एक्सपेंडिचर वो 12.5% यहाँ पे घटा है। अप्रोक्सीमेटली 2186 करोड़ 2021-22 में खत्म हुआ था, 2019-20 में 2498 करोड़ खत्म हुआ था। तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे एजुकेशनल एड मिल रही सरकार की तरफ से, ये यहाँ पे ड्रॉप होती नजर आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो बजट है वो भी 2022-23 के कंपैरिजन में 2023-24 में 38% कम कर दिया गया। ठीक है ना भाई, 2022-23 में 5020 करोड़ था, 2023-24 में ये बजट 2612 करोड़ हो चुका है। तो ये सब बातें ओवरऑल बताई जा रही है कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो यहाँ पे बजट एलोकेशन है वो कम हुआ है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, काम भर की चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो एजुकेशनल एड क्यों जरूरी है? देखिए, नीति आयोग ने अपने स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट 2018 में बताया था कि एफर्मेटिव एक्शन इज द नीड ऑफ द आवर टू इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी पर्टिकुलरली मुस्लिम्स हु कंटिन्यू टू लैग बिहाइंड रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन सेवरल। एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? एफर्मेटिव एक्शन ये होता है कि सोसाइटी के जो डिसएडवांटेज तबके हैं उनको आप एक एक्स्ट्रा मदद प्रोवाइड करके बाकी एडवांटेजेस तबके के इक्विवेलेंट लाने की कोशिश करो, इसको आप बोलते हो एफर्मेटिव एक्शन। अब इस एफर्मेटिव एक्शन के लिए ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम बहुत ज्यादा जरूरी थी। जो हाईएस्ट आउट ऑफ प्रोपोर्शन आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स है ना, उसमें हाईएस्ट प्रोपोर्शन मुस्लिम कम्युनिटीज के बच्चों का है 4.43%, हिंदूज का 2.73%, क्रिश्चियंस का 1.52%। मतलब जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं 4.43% स्कूल के बाहर है, जितने भी हिंदू बच्चे हैं 2.72% स्कूल के बाहर है, क्रिश्चियंस 1.52%, अदर्स 1.26%। आयशा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 का डाटा क्या बोलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिवील किया है कि मुस्लिम स्टूडेंट सिग्निफिकेंटली बाकी कम्युनिटीज से पीछे हैं हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में। जो ओवरऑल इनरोलमेंट्स है उसमें 7.5% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन जो मुस्लिम इनरोलमेंट्स हैं वो 5.5% 21 लाख से गिर के 4.6% 19.21 लाख हो चुके हैं 2020-21 एकेडमिक ईयर में।
4.13 करोड़ जो कॉलेज स्टूडेंट्स है ना, लेस देन 20 लाख मुस्लिम्स इनरोल्ड हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो बेसिकली इससे क्या पता चलता है? इससे ये मालूम पड़ता है कि माइनॉरिटीज, खासकर मुस्लिम्स, ओवरऑल हायर एजुकेशन हो, आप कह लो प्री मैट्रिक हो, पोस्ट मैट्रिक एजुकेशन हो, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस कंडीशन में खड़े होते हैं। इसीलिए नीति आयोग यहां पे बोल रहा है कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीस मैट्रिक, एमएएनएफ स्कॉलरशिप, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, इसमें कम से कम 2019 की 20 से बाद से 15% एनुअल इंक्रीमेंट होना चाहिए, तब जाके इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है भाई। फिर अगला, राइट टू रिपेयर मूवमेंट एप्पल का। 24 अगस्त को एप्पल कंपनी ने एक यू टर्न लिया है और इस यू टर्न की किसी को भी उम्मीद थी नहीं। कंपनी यहां पे राइट टू रिपेयर मूवमेंट को सपोर्ट करती नजर आ रही। एक समय पे जो एप्पल के लॉबिस्ट थे, जो एप्पल कंपनी के बिहाफ पे जो लॉयर वगैरह थे, वो नेब्रास्का में लॉ मेकर्स को बोल रहे थे कि अगर नेब्रास्का के अंदर राइट टू रिपेयर मूवमेंट शुरू किया जाता है, जिसमें ओवरऑल एप्पल के सोर्स कोड प्रोवाइड करके एप्पल थर्ड पार्टी, आप कह लो प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा, या फिर बनाया जा सकेगा, उसमें फ्लॉज को हटाया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल कभी अगर आपका एप्पल का आईफोन खराब हो जाए तो आपको एप्पल के रजिस्टर्ड सेंटर पे उसको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर ग्लिचेस एप्पल के एक नॉर्मल थर्ड पार्टी दुकान वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नहीं कर पाएगा। तो यूएस के अंदर यह बोला जा रहा था कि भाई एक बार अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को खरीद लिया तो उस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को कहीं से भी रिपेयर कराने की आपके पास आजादी होनी चाहिए। एप्पल इस प्रकार के नियम कानूनों के अगेंस्ट था। ठीक है। एप्पल ने बोला था कि अगर इस प्रकार से हमको सोर्स कोड सोर्स करना पड़ गया और एप्पल के सॉफ्टवेयर कोड्स को ब्रेक करके कोई भी इसको रिपेयर कर पाएगा, तो कल की डेट में हैकर्स के लिए मेक्का हो जाएगा नेब्रास्का। आराम से एक बड़ी हैकिंग इंडस्ट्री कवर हो जाएगी, फोन्स को हैक करना, उसके अंदर घुसना बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है ना। सेनेटर सुजैन एगमेन को, जो कि स्पॉन्सर है कैलिफोर्निया राइट टू रिपेयर मूवमेंट के, एप्पल ने चिट्ठी लिखी और अब बोला है कि जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इन द करंट फॉर्म इट विल बेनिफिट यूजर्स एंड प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। मतलब अब एप्पल राइट टू रिपेयर मूवमेंट के फेवर में आ गया है। मतलब एप्पल फोन्स को आप जाके किसी थर्ड पार्टी के यहां भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बशर्ते ओवरऑल उसका सोर्स कोड यहां पे क्रैक ना हो। एप्पल की जो प्रोप्राइटरी रॉड्स हैं और जो एप्पल का सॉफ्टवेयर कोड है वो अभी भी पर्सनलाइज्ड ही रखा जाएगा। तो अब यहां पे एप्पल की जो अप्रोच है वो बदल गई है। पहले क्या होता था दोस्तों, जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते थे तो उस प्रोडक्ट के साथ आप कुछ भी कर सकते थे, अमूमन ये माना जाता था। लेकिन बाद में आया डीएमसीए एक्ट, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, 90s, लेट 90s में आया था, इसमें 1998 के लगभग आया था। अब इस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के अंदर हार्डवेयर को चलाने के लिए पीछे एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हो। अब ये जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता था ना, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को कोई भी थर्ड पार्टी क्रैक नहीं कर सकती थी। तो जो यूएस के बड़े फर्म्स है ना, एप्पल जैसे, जिनको आप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी बोलते हो, उन्होंने क्या बोला कि सेक्शन 1201 ऑफ डीएमसीए एक्ट के हिसाब से जो थर्ड पार्टी रिपेयर्स है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन कोड्स को नहीं तोड़ सकते। और कई बार जब एप्पल के सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया है तो सॉफ्टवेयर के ग्लिच को तोड़ने के लिए आपको उसका जो सॉफ्टवेयर कोड है उसको तोड़ना आना चाहिए। तो बेसिकली डीएमसीए एक्ट का हवाला देके बहुत लंबे समय से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एप्पल जैसे इस बात को क्लेम कर रहे थे कि कोई भी थर्ड पार्टी ओवरऑल उनकी मैन्युफैक्चरिंग वाले इक्विपमेंट के सॉफ्टवेयर कोड को तोड़ के उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखो तो यूएस कॉपीराइट ऑफिस ने यूजर्स को अलाउ किया कि आप अपने डिवाइसेस को फिक्स कर सकते हो, इंक्लूडिंग इन डिवाइसेस में केवल फोन नहीं, ऑटोमोबाइल्स ही आते हैं। 2021 में ऑफिस ने कुछ एग्जेम्पशंस ऐड किए सेक्शन 1201 में, ब्रॉड प्रोटेक्शन दिए कंज्यूमर डिवाइसेस को जो कि सॉफ्टवेयर कोड्स को इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर कोड को अलाउ करना यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल की डेट में हैकिंग बढ़ जाएगी, और हैकिंग बढ़ जाएगी तो केवल एप्पल को नहीं, कंज्यूमर को भी नुकसान होगा। अगर आपके पास आईफोन है और आपके आईफोन का कोई सोर्स कोड ब्रेक कर लेता है तो कल की डेट में उसको कोई ब्लिच या बग या फिर वायरस डाल के कल की डेट में आपके फोन को और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते। तो अब यूएस के अंदर राइट टू रिपेयर लॉज पास हो रहे हैं, चाहे मैसेच्यूसेट्स हो, मिनेसोटा हो, न्यूयॉर्क हो, डजन अदर यूएस स्टेट्स लॉज पास कर चुके हैं और 40 डिफरेंट स्टेट्स में लेजिस्लेशन को लाने की बात की जा रही है। कैलिफोर्निया भी राइट टू रिपेयर लॉ लेके आ रहा है। एसबी 244 बिल, जिसको सॉन्ग बवर्ली एक्ट के थ्रू मिला के स्पेसिफिक गाइडलाइंस जारी की जा रही है कि कैसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पार्ट्स और रिपेयर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, किस प्रकार से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स या कह लो थर्ड पार्टी रिपेयरर्स एप्पल आईफोन को यू नो ठीक कर पाएंगे जब भी उनके पास वो ठीक करने के लिए जाएगा। इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे नियम कानून बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे कैलिफोर्निया राज्य सिविल एक्शन सूट्स इनिशिएट करेगा कंपनी के अगेंस्ट। $5000 पर डे तक का फाइन माना जाता है अगर कंपनी यहाँ पे डिक्टेट्स को नहीं मान रही है तो। एप्पल के अंदर क्यूपर्टिनो बेस्ड कंपनी है, एक हर्ड चेंज देखने को मिला है। एप्पल ओवरऑल पहले इस प्रकार से
थर्ड पार्टी रिपेयर मूवमेंट को अपोज करता था, क्योंकि देखिए रिपेयरिंग के थ्रू भी एप्पल काफी पैसा कमाता है। अगर आपने आईफोन 1 साल से ऊपर इस्तेमाल किया, वारंटी गारंटी खत्म हो गई और आप रिपेयर कराने के लिए जाते हो, तो खर्चा जो आईफोन 80,000 खरीदा आराम से 20-25-30,000 रुपए का आ जाता है, और लोग देते भी हैं। तो बेसिकली आईफोन्स और आईपोड्स के अंदर जो थर्ड पार्टी रिपेयरिंग को पहले मना करता था एप्पल, बिल्कुल अपोज करता था, अब वो इस राइट टू रिपेयर मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर की आप कह लो कंट्रीज, इनफैक्ट यूएस के अंदर एक बहुत ज्यादा प्रो राइट टू रिपेयर मूवमेंट चल रहा है, जिसको इस बात से भी जोड़ा जा रहा है कि इन कंपनीज की जो प्रोप्राइटरी बादशाहत है इसको तोड़ने की यहाँ पे जरूरत है, और एप्पल यहाँ पे झुकता हुआ नजर आ रहा है कुछ इस प्रकार से, टेस्ला भी यहाँ पे झुकता हुआ नजर आ रहा है। फिर भाई इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे कुछ नए प्लान्स बना रही है। इनका प्लान है कि ये प्रोक्योर करेंगे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एमटीए। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कंडक्ट की जा रही है कि करंट और फ्यूचर पेलोड कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए सही रहेगा। इसके लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे इशू किया गया। एक लोड कैरिंग कैपेसिटी इनको चाहिए 18 से 30 टन की, और उसके लिए एक एमटीए यहाँ पे खरीदेंगे। अब 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की यहाँ पे फोटो आपको नजर आ रही है। देखिए 2020 में जो स्टैंड ऑफ हुआ ना चाइना में ईस्टर्न लद्दाख में, उसके बाद आप कह लो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। इनफैक्ट दुनिया भर की कंट्रीज के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो करंट पेलोड कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आईएफ वेंडर्स के साथ नेगोशिएशन कर रहा है। 6 महीने में नेगोशिएशंस कंप्लीट होंगे और हमारी पुरानी जो लीगेसी ट्रांसपोर्ट फ्लीट है इसको रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी। अभी के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन प्रपोजल फ्लोट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, उसको रिस्पॉन्ड किया है एयरबस A400M, लॉकहीड मार्टिन C130 और एम्ब्रेयर C390 ने। अगर आप देखो तो A400M की कैपेसिटी सबसे तगड़ी है 37 टन की, C130 की 20 टन की है, C290 की 26 टन की। अब सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे है कि हमारी जो लेगेसी फ्लीट है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की वो कौन कौन सी है। तो AN-32 अभी सर्विस में, IL-76 अभी सर्विस में, तो इनको यहाँ पे रिप्लेस करना है। अगर आप देखो तो ट्रांसपोर्ट फ्लीट IF की अभी है 100 AN-32 एवरोस, फिर IL-76 हैवी ट्रांसपोर्टर्स, IL-78 मिड एयर रिफ्लूइंग टैंक फोर्स फॉर रशिया, 12 C-130 सुपर हरक्यूलिस, 11 C-17 ग्लोब मास्टर। अब ये 130 C-70 कंपैरेटिवली नए हैं, लेकिन AN-32, IL-76, IL-78 काफी पुराने हो चुके हैं, तो इनको रिप्लेस करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अभी के लिए लेटेस्ट अगर देखा जाए तो दोस्तों सितंबर 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने डील साइन की थी 21,935 करोड़ की एयरबस और स्पेस एसएस स्पेन के साथ, जहां पे 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को प्रोक्योरमेंट की बात की गई और एवरो एयरक्राफ्ट को हटा के उनको लेके आने की बात की गई। अब C-295 से अकेले काम नहीं चल पाएगा, हमें ओवरऑल कुछ नए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है, इसलिए नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो छोटे मिड साइज के टैंक्स को एयरलिफ्ट करके लद्दाख में पहुंचाना, इस प्रकार की बहुत सी वजहों के लिए यहाँ पे ये नया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए। अब वो कितने टन का होगा, कौन सी कंपनी का होगा, उसके लिए नेगोशिएशन यहाँ पे शुरू हो गया है, वेंडर ढूंढे जा रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या फाइनली निकल के आता है। पहले की न्यूज है, बासमती राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा बैन लगाया गया। एक्चुअली बासमती राइस जो कि $1200 पर टन से कम पे लिस्ट किया गया है, उसके सेल के ऊपर प्रॉपर यहां पहले एक कमेटी बनाई जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब से नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट को रोका गया है, तब से क्या है कि जो स्पूरियस एक्सपोर्टर्स है ना, वो नॉन बासमती ब्रोकन राइस को बासमती राइस डिक्लेयर करके इलीगली इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने डायरेक्शंस दिए हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि भाई आप बासमती राइस के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करिए। बासमती राइस के एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि $1200 पर टन से कम के हैं, वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन सर्टिफिकेट को इशू करने से पहले, क्योंकि $1200 पर टन के नीचे जो राइस जा रहा है वो बासमती स्टैंडर्ड का हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट कुछ बासमती राइस तो $359 पर मेट्रिक टन डिक्लेयर करके जा रहा था। इतना कम कैसे हो सकता है बासमती राइस की कीमत, खासकर तब जब राइस के एक्सपोर्ट के बैन को लगाने से पहले एवरेज लेवल पे जो बासमती राइस के एक्सपोर्ट की कीमत थी वो $1214 पर मेट्रिक टन थी। तो यहाँ पे अपेडा को ये बोला गया है कि आप रिपोर्ट सबमिट करिए मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है ना, भाई ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। कुल मिला के यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री अपेडा को डायरेक्शन दे रहा है कि आप प्रॉपर तरीके से चेक करो कि कहीं नॉन बासमती राइस को कम रेट पे बासमती राइस डिक्लेयर करके बड़े स्केल पे इंडिया के बाहर तक एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो एक न्यूज है। फिर इसरो ने यहाँ पे रिलीज किया है ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ टॉप सॉइल इन लूनर साउथ। देखिए इसरो ने टेम्परेचर वेरिएशन का ग्राफ रिलीज किया है लूनर सरफेस पे, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर वेरिएशन के ग्राफ को मेजर किया गया है चास्ट पेलोड से। चास्ट पेलोड का फुल फॉर्म क्या है, तो चंद्रास सरफेस थर्मोस फिजिकल एक्सपेरिमेंट।
ये मेजर करता है टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द लूनर टॉप सॉइल को साउथ पोल के आसपास। थर्मल बिहेवियर ऑफ द मून के सरफेस को यहां पे समझने की कोशिश की जा रही है। ये जो पेलोड है ना, इस पे जो टेम्परेचर प्रोब लगा हुआ है, ये कंट्रोल्ड पेनिट्रेबल मैकेनिज्म के थ्रू लगा हुआ है। 10 सेंटीमीटर तक ये प्रोब मून की टॉप सॉइल की सरफेस के अंदर जा सकता है। इसमें 10 इंडिविजुअल टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि लूनर सरफेस के पास अलग अलग डेस्क पे जो टेम्परेचर है उसको यहां पे मेजर कर रहा है। इस पेलेट को डेवलप किया गया है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी ऑफ इसरो के विक्रम भाई स्पेस सेंटर के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। ठीक है, आगे। As Pragyan dips into moon, scientists at VSSC lab turn their gas to solar wind. क्या भैया, अब चंद्रयान थी तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे इसरो द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, वो आदित्य L1 मिशन भेज रही है सन को स्टडी करने के लिए, जो सितंबर में लिफ्ट ऑफ करेगा। इसके अंदर एक एनालाइजर, एक पेलोड है जिसका नाम है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। कल की डेट से आपसे पूछा जा सकता है कि पापा पेलोड किस पे लगा था? चंद्रयान 3 पे लगा था कि भाई आदित्य L1 पे लगा था? फिर किसी फॉरेन मिशन का नाम ले दिया जाएगा। तो पापा पेलोड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये लगा है आदित्य L1 में। इसमें 6 और साइंटिफिक पेलोड्स लगे हुए हैं। इसको डेवलप किया गया एसपीएल के द्वारा टू गेन डीपर इंसाइट्स इनटू फिनोमेना ऑफ सोलर विंड। जो कांस्टेंट स्ट्रीम होती है चार्ज पार्टिकल्स की सन के अंदर, सोलर विंड, इसको स्टडी करने के लिए ये पापा पेलोड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में श्रीहरिकोटा से इस पर्टिकुलर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसके अंदर पापा पेलोड है जो कि कंपोजिशन ऑफ सोलर विंड को यहाँ पे स्टडी करेगा। इसमें 6 और हैं। तो अभी के लिए ओवरऑल पापा पेलोड याद रखिएगा, आदित्य L1 याद रखिएगा। चंद्रयान 3 पिछले 1-1.5 महीने से काफी न्यूज में रहा है। अब आगे आने वाले समय में आदित्य L1 न्यूज में रहने वाला है। कुछ चीजें हैं जैसे कि चास्ट पेलोड हो गया, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। रामभा पेलोड हो गया, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लो आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रामभा। ये पेलोड्स किस पे लगे थे? तो चंद्रयान 3 पे लगे थे। दोस्तों याद रखिएगा, ये रेडियो एनाटॉमी ऑन मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रामभा पेलोड हैज बीन यूज्ड। अब यहां पे तो खैर मून आ गया तो चंद्रयान 3 आप पकड़ सकते हो, लेकिन चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल, या फिर आपसे सिर्फ चैस्ट लिख दिया जाएगा या रामभा लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये पेलोड कौन से स्पेस मिशन का पार्ट था, तो आपको पता होना चाहिए किसका था, चंद्रयान 3 का। और पापा किसका पार्ट है? आदित्य L1 का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको काफी कुछ इस पर्टिकुलर लेक्चर में सीखने को मिला है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, बट काफी कुछ था इसलिए मैंने लंबी कर दी है। आई होप मजा आया हो लेक्चर में। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और चाहें तो मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये मेंटरशिप कोर्स काफी मेहनत से बनाया हुआ है, तो डू सब्सक्राइब टू द मेंटरशिप कोर्स। काफी कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला। हैव अ ग्रेट डे।